नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे YouTube मंच पर आपका स्वागत। दोस्तों, देश की पब्लिक को, देश की जनता को कभी भी कम करके मत आंकिए। एक हद के बाद, एक सीमा के बाद पब्लिक सबक सिखाती है। मिसाल के तौर पर गुजरात लॉबी ने जब महाराष्ट्र में एक बड़ा ऑपरेशन किया और दो मराठी पार्टियों को तोड़ दिया और दो पुराने दिग्गज नेताओं को, महाराष्ट्र के शरद पवार, उद्धव ठाकरे, इनसे पार्टी छीन ली, दफ्तर छीन लिया, इनको सड़क पर ले आए मोदी और शाह। तब महाराष्ट्र की जनता को ये अच्छा नहीं लगा, बुरा लगा। और आज इसका नतीजा यह है कि महाराष्ट्र में आज मोदी लहर नहीं है, महाराष्ट्र में आज मोदी विरोधी लहर है। अगर सच कहूं तो जमीनी सच्चाई यह है कि महाराष्ट्र में आज शरद पवार और उद्धव ठाकरे की लहर दिख रही है, सहानुभूति लहर। और ये बात मैं नहीं कह रहा ऐसा, ये बात मोदी सरकार के मंत्री, एनडीए के मंत्री, मोदी के और अमित शाह के मंत्री छगन भुजबल कह रहे हैं, और वो भी अडानी के चैनल पर। सहानुभूति जो है, जो उद्धव ठाकरे का जो है शिवसेना टूटा या इनका एनसीपी का एक गुट इधर है, लोगों में उनके प्रति थोड़ा सा सहानुभूति की जो है लहर है और इससे जो है उनकी रैली जो अच्छे हो रहे हैं। अब छगन भुजबल यूं तो मंत्री हैं और आज की तारीख में शरद पवार और उद्धव ठाकरे के विरोधी हैं, मोदी के आदमी हैं। कह रहे हैं साहब लहर चल रही है, मोदी की नहीं, ठाकरे की और शरद पवार की। अब सवाल इस बात का है कि क्या 48 सीटों वाला महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश के बाद दूसरा सबसे बड़ा राज्य जहां तक सीटों की बात है लोकसभा की, क्या 48 सीटों वाला महाराष्ट्र जिसने मोदी जी को 2 बार थोक के भाव सीटें दी, 2 बार मोदी जी के सर पर ताज रखा, क्या इस बार महाराष्ट्र मोदी जी को सबक सिखाने जा रहा है, हिसाब करने जा रहा है? क्या महाराष्ट्र में आज की तारीख में मराठी अस्मिता जाग गई है? अरे वादळाला सुद्धा अंगावर घ्यायला मर्दाची छाती लागते, ती आपल्याकडे आहे। तुम्हाला उद्धव ठाकरे संपवायचं आहे ना, माझ्यासोबत उभे आहेत। अब दोस्तों, मैं फिर से दोहरा रहा हूं कि महाराष्ट्र बहुत इंपॉर्टेंट स्टेट है जहां तक फाइनल 2024 की बात है। इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यूपी के बाद सबसे ज़्यादा सीटें हैं और 48 में से 41 सीटें 2-2 बार मोदी जी यहां से जीत चुके हैं। और आज हकीकत ये है, आज ज़मीनी सच ये है महाराष्ट्र का कि जिस तरह की लहर दिख रही है वहां मोदी जी के मुखालिफ, शरद पवार और ठाकरे के पक्ष में, वहां अगर बीजेपी 41 की जगह इस बार 21 सीटें भी जीत जाए तो मोदी और शाह के लिए ये उपलब्धि से कम नहीं। अब दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि मोदी और शाह ने जब ऑपरेशन लोटस महाराष्ट्र में शुरू किया और जब उन्होंने शरद पवार की पार्टी को तोड़ा, एनसीपी को तोड़ा, शिवसेना को तोड़ा और फिर शरद पवार के भतीजे अजीत पवार को अपने साथ लिया, एकनाथ शिंदे जो उस वक्त उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे के बाद तीसरे बड़े नेता थे, इनको लिया, इनके साथ पूरी बारात लिया है शिवसेना की, तो मोदी और शाह को ऐसा लगा कि अजीत पवार और एकनाथ शिंदे और फिर ईडी और सीबीआई और फिर अदालतें और मीडिया, एक पूरा मोदी का सिस्टम जब अजीत पवार और एकनाथ शिंदे के साथ जुड़ेगा तो कम से कम ये जो 2 लोग हैं ये मोदी जी को इस बार चुनाव में 10-12 सीटें तो देंगे ही देंगे, 10 सीटें तो गिफ्ट करेंगे। सच्चाई ये है कि जो बात मैंने महाराष्ट्र के पत्रकारों से करी, एक्सपर्ट से करी और आगे डिस्कशन में आप अपनी कान से सुनेंगे, आंखों से देखेंगे, हकीकत देखेंगे जब महाराष्ट्र की, तो सच्चाई ये है कि आज की तारीख में 10 सीटें छोड़िए, 8 सीटें छोड़िए, अजीत पवार अगर अपनी पत्नी को जिता ले जाएं और एकनाथ शिंदे अपने बेटे को जिता ले जाएं, यानी 2 सीटें भी दे दे मोदी जी को, तो ये बड़ी बात होगी। ये है सच्चाई। जी हाँ, मोदी लहर। दोस्तों, जो सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या वाकई मोदी और शाह का, बीजेपी का गुजरात लॉबी का बैंड बजने जा रहा है, मराठी लॉबी का गुजरात लॉबी का बैंड बजाने जा रही है, कैसा होने जा रहा है? और अगर ऐसा होने जा रहा है तो फिर ये जो चाणक्य हैं मोदी जी के, क्या इनका जो ऑपरेशन था ईडी और सीबीआई की मदद से 2 पार्टियों को तोड़ने का, सरकार गिराने का, क्या ये ऑपरेशन बूमरैंग कर गया है?
क्या तीर उल्टा मोदी जी के सीने पर आया, छाती पर आया? क्या कहीं ना कहीं अमित शाह ने ही बीजेपी को फंसा दिया है महाराष्ट्र में, मोदी जी को फंसा दिया है, जो हम देख रहे हैं, या फिर आगे चल के अभी एक्सपर्ट्स खुलासा करने जा रहे हैं। और आज दो खास मेहमान हैं इन सवालों का जवाब देने के लिए। मेरी कोशिश रहेगी कि इस सवाल को डिकोड करूं भीतर तक जाके, कि क्या महाराष्ट्र में बीजेपी पूरी तरह से फंस गई है? क्या रथ मोदी जी का दलदल में धंसता चला जा रहा है? दो एक्सपर्ट्स हैं, दो दिग्गज पत्रकार मैं कहूँगा। एक है सुधीर सूर्यवंशी, बेबाक बोलते हैं और पूरे महाराष्ट्र पर नज़र है। एक बेहतर इंसाइट है उनके पास महाराष्ट्र की आज की तारीख में, एक बेहतर फीडबैक है। और हमारे साथ एक बहुत ही तजुर्बे वाले पत्रकार, 50 साल का तजुर्बा, अनुराग चतुर्वेदी। एक एक लफ्ज़ जो तुला हुआ बोलते हैं। आज अनुराग चतुर्वेदी होंगे, सुधीर सूर्यवंशी होंगे, दोनों ही शख्स मुंबई से सीधे जुड़े हुए हैं। मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, चलते हैं सुधीर सूर्यवंशी जी के पास और अनुराग चतुर्वेदी जी के पास। पहला सवाल मेरा सुधीर सूर्यवंशी जी से। सुधीर जी, छगन भुजबल मंत्री हैं मोदी जी के मंत्री, अमित शाह के मंत्री, महाराष्ट्र के मंत्री, और वो कह रहे हैं कि साहब उद्धव ठाकरे और शरद पवार, इनकी रैलियों में भीड़ आ रही है और जो सिंपैथी वेव है, जो सहानुभूति की लहर है, वो शरद पवार और उद्धव ठाकरे के पक्ष में दिख रही है। क्या लगता है आपको, छगन भुजबल क्या नमक का लिहाज कर रहे हैं, नमक खाया है उसका लिहाज कर रहे हैं, या वो सच्चाई बयान कर रहे हैं, सच बोल रहे हैं अडानी के चैनल पर? छगन भुजबल और कोई पॉलिटिकल जो नेता रहते हो जनरली बहुत जल्दी भाप लेते हैं कि माहौल किस तरफ चल रहा है। हालांकि कुछ लोग ऐसे रहते हैं कि झूठ बोलते हैं, लेकिन कुछ लोग सच्चे रहते हैं कि जो भाप लेते हैं और उनको पता चलता है कि माहौल जो विंड है, पॉलिटिकल विंड किस तरफ बह रही है, महाराष्ट्र की हवा किस तरफ बह रही, विदर्भा से जो शुरू हुई वो किस तरफ आ रही है। जैसे लास्ट का जो फेज है, बंबई का फेज है, अरेबियन सी की तरफ बह रही, तो उनको पता है कि ये विंड किस तरफ बह रही है। पहली बात, एक चीज मैं क्लेरिफाई करना, आप ये कह रहे हैं कि छगन भुजबल पुराने खिलाड़ी हैं सियासत के महाराष्ट्र के, उन्होंने हवा का रुख भांप लिया है, मोदी के मंत्री ने हवा का रुख भांप लिया है कि ये जो मामला है महाराष्ट्र में मोदी जी का गड़बड़ा रहा है, आप ये कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, एब्सोल्युटली, उन्होंने ये भाप लिया है। और छगन भुजबल काफी कद्दावर लीडर है, ओबीसी के लीडर, वो शिवसेना के साथ में रहे, शरद पवार के साथ में काफी टाइम पे रहे। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि छगन भुजबल और अजित पवार की जो स्टोरी है कि वो बीजेपी के साथ जाना चाहती है, वही स्टोरी मैंने पहले ब्रेक की थी न्यू इंडियन एक्सप्रेस में। मैं पहला आदमी था, उन्होंने ब्रेक की थी जी। किस तरह के छगन भुजबल और अजित पवार और बाकी के लोगों को गन पॉइंट पे पार्टी को ब्रेक किया गया था, और खुशी से गए नहीं वो बीजेपी के साथ में, उनका कोई दिल नहीं। और शरद पवार ने उनको इतना बड़ा पद दिया, सब कुछ दिया, वो खुशी से बीजेपी के साथ में, उनके काफी मजबूरियां, जैसे है ना, ईडी है, सीबीआई। और छगन भुजबल तो पहले विक्टिम है महाराष्ट्र के। आ रहा हूं सुधीर भाई, आ रहा हूं। आपने एक और बड़ी बात कही, आपने कहा कि शिवसेना के चाहे वो विधायक हो, चाहे वो विधायक एनसीपी के हो, शरद पवार के लोग हों, इनको गन पॉइंट पे गुजरात लॉबी ने तोड़ा, प्रेशराइज किया और कहा कि आप जो है वो मोदी जी के साथ आइए, मोदी जी की बारात में शामिल हुई गन पॉइंट पे। और इसलिए सुधीर जी ये कहना चाहते हैं कि कहीं ना कहीं दिल से मोदी के साथ मोदी के ही लोग नहीं। अनुराग जी, अमित शाह के बारे में तो मैं बाद में आऊंगा। आप क्योंकि महाराष्ट्र का सफर कर रहे हैं, महाराष्ट्र के कोने कोने में जा रहे हैं, पूरी खाक छान रहे हैं आप, और आप आज से नहीं कर रहे हैं, आप 40-50 साल से महाराष्ट्र को देख रहे हैं, हर चुनाव को कवर कर रहे हैं। मैं संक्षेप में जानना चाह रहा था कि क्या वाकई मोदी जी की ऐसी तैसी हो रही है महाराष्ट्र में? क्या वाकई मोदी जी बहुत मुश्किलों में है महाराष्ट्र में, और शरद पवार और उद्धव ठाकरे मोदी के हाथ से ये बाजी छीन चुके हैं? बिल्कुल, मुझे लगता है कि विंध्याचल के पार की जो राजनीति होती है, विंध्याचल के पार जो हवाएं आती है राजनीति की, वो बिल्कुल अलग किस्म की होती है। और महाराष्ट्र में जिस तरीके से अभी सुधीर भाई बता रहे थे कि छगन भुजबल एक पुराना चावल है, और वो हवा का रुख ही नहीं पहचानते हैं, बल्कि उनको तो ईडी ने ये तक कभी कहा कि उनकी फाइल ही गुम हो गई है। जब ऐसा आदमी जिसको ईडी मदद कर रहा है, अजित दादा मदद कर रहे हैं, जिसके लिए अमित शाह तक पलक पाव ने बिछाए हुए हैं, ऐसे व्यक्ति को मुझे लगता है
की जो स्थिति है वो उनको भांपने में कोई देरी नहीं होगी। वो एक राजनीति के जिसको कहा जाए भुजबल चतुर सुजान, मैं उनको चतुर सुजान मानता हूं। इसका मतलब आप छगन भुजबल की बात को स्वीकार करते हैं, और क्या आप ये मानते हैं कि जो वेव है वेव मोदी के पक्ष में नहीं है, लहर उद्धव ठाकरे और शरद पवार के पक्ष में दिख रही है आपको महाराष्ट्र में? जी हाँ, मुझे तो और सबसे बड़ी जो लहर की पुष्टि में आपके दर्शकों को कर देना चाहता हूं, जो तारीख को जो चुनाव होने वाला है, जो 13 सीटें हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के लिए 13 अंक जो है वो बहुत अशुभ होने वाला है। तो सुधीर भाई, ये जब बंबई में चुनाव होगा, मुंबई के चारों तरफ चुनाव होगा, जो गढ़ है उद्धव ठाकरे का, जिस वक्त मुंबई में पोलिंग होगी, फिर क्या होगा? अगर महाराष्ट्र के सुदूर इलाकों में अगर एक तरह से एडवांटेज उद्धव ठाकरे है, तो फिर जो गढ़ है उसमें क्या होने जा रहा है? मुंबई में क्या होने जा रहा है फिर? देखो दीपक भाई, बहुत से जो पॉलिटिकल वैज्ञानिक कह रहे थे कि वेव नहीं है, उनको बिल्कुल वेव नहीं है, लेकिन अंडर करंट एक भवंडर की तरफ महाराष्ट्र में चल रहा है। वो भवंडर विदर्भ से शुरू हुआ, वो मराठवाड़ा में आ गया, और मराठवाड़ा से वेस्टर्न महाराष्ट्र और कोंकण और मुंबई के रीजन की तरफ आ रहा है। महाराष्ट्र की जनता के साथ जिस तरीके से खिलवाड़ हुआ, जिस तरीके से जो पार्टी तोड़ी गई, जिस पिता ने पार्टी बनाई उसके बेटे को कहा जा रहा है कि आपके बाप की पार्टी डुप्लीकेट है, और जो पार्टी जिस आदमी ने उसको कहा जाए आपकी पार्टी ओरिजिनल है। जो चाचा ने पार्टी बनाई उसको कह रहे कि आपकी पार्टी डुप्लीकेट है। जो भतीजा ईडी के डर से भाग गए उसको कह रहे तू भाग मत ईडी के डर से, तू तो रियल एनसीपी है, तू तो रियल पवार है। तो इसी तरह से जिस तरीके से उद्धव ठाकरे की सरकार गिराई गई 2.5 साल में, जिस तरीके से शासन हो रहा है, इसलिए महाराष्ट्र की जनता में एक बहुत भयंकर रोष है। मेरे ख्याल से वो रोष, वो जो ईवीएम है वीएम में बंद होगा। अभी जमीनी हकीकत तो यही चल रही है। तो इसी वजह से सुधीर भाई आप फिर ये भी बता दीजिए, पिछली बार का आंकड़ा अगर मैं लूं 2014 का और 2019 का, 2014 में एनडीए मतलब उस वक्त शिवसेना और मोदी जी साथ साथ थे, उद्धव ठाकरे और मोदी जी साथ साथ थे, 41 सीट्स ले गए, 48 में से 41 सीट ले गए, स्वीप किया महाराष्ट्र मोदी जी ने उद्धव ठाकरे के साथ। और 2019 में यानी पिछली बार भी 41 सीट ले गए। तो अगर दो बार मोदी जी ने सेहरा पहना, महाराष्ट्र से स्वीप कर दिया, इस बार आपको क्या लगता है 48 में से कितनी सीटें मोदी जी की झोली में गिर रही हैं? ये जो शिंदे और अजीत पवार है, कितनी सीटें गिफ्ट कर रहे हैं मोदी जी को? देखो दीपक भाई, सीटें कितनी आएगी तो मेरे ख्याल से जब रिजल्ट होगा तो वही उसी दिन पता चलेगा। एक अंदाजा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के खुद लोग बोल रहे हैं कि हम बहुत से सीटें महाराष्ट्र में हारने जा रहे हैं। तो विदर्भ में तो उनको मेरे ख्याल से कांग्रेस के डीएनके फैक्टर और लोकल इश्यूज की वजह से तो उनकी मेरे ख्याल से 2-3 सीट भी आ गई तो बहुत बड़ी बात होगी। मराठवाड़ा में मराठा जो रिजर्वेशन का जो फैक्टर है उसके वजह से भारतीय जनता पार्टी के लोगों को मैं गांव में घुसने देते, जो राव साहेब दानवे मिनिस्टर है उनको भगा जा रहा है गांव से कि हमारे गांव में मत आइए वोट मांगने के लिए, 1 मराठा लाख मराठा स्लोगन दिया जा रहा है गांव गांव में। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की स्थिति बहुत ही बेहतर खराब है, इसलिए उनके जो कद्दावर लीडर है वो कैंपेन के लिए जा रहे हैं मराठवाड़ा रीजन में। उनको डर है कि वहां पे अंदाजे के तौर पर क्या बीजेपी की सीटें 20-22 के आसपास सिमट सकती हैं? क्या ये 20-21 तक सीट आ सकती है या इससे भी नीचे जा सकती है? एक अंदाजा मैं जानना चाह रहा था आपसे। मैं आज की तारीख पैरामीटर, हाँ, जैसे कोई विद्यार्थी एग्जाम देने के बाद में वो अपनी असेसमेंट करता है कितने मार्क आने वाले, उनका हायर, मिडल और लोअर। तो मेरा खुद का जो असेसमेंट है महाराष्ट्र लेके, कम से कम 24 सीट महाविकास आघाड़ी को, 24 सीट महायुति को मिलेगी कम से कम। मिडिल लेवल पे जाएंगे तो मेरे ख्याल से 28 सीट महाविकास आघाड़ी को मिलेगी, रिमेनिंग सीट महायुति को मिलेगी। अब और आगे जाएंगे तो ज्यादा से ज्यादा 30 सीट भी मिल सकती है महाविकास आघाड़ी को, और 18 सीट अपना महायुति को मिल सकती है। मतलब आप कह रहे हैं कि ये मोमेंटम समझ गया, डेवलप हो रहा है। आप कह रहे हैं कि अगर लहर ने असर दिखा दिया, उद्धव ठाकरे की लहर ने असर दिखाया, शरद पवार की बुद्धि और तजुर्बे ने असर दिखा दिया, तो महाविकास अखाड़ी यानी कांग्रेस, राहुल गांधी, उद्धव ठाकरे और शरद पवार ये 48 में से 30 सीट ले सकते हैं अगर उनके फेवर रहा, अगर उनके पक्ष में हवा बह रही है। और मोदी जी 18 तक आ सकते हैं। वो मोदी जी जिन्होंने 41 सीटें ली थी वो 18 तक भी जा सकते हैं।
अनुराग जी, अगर 41 सीट के चक्कर में 18, आधे से कम, तो ये अमित शाह ने कौन सा ऑपरेशन कर दिया मोदी जी का? ये जो महाराष्ट्र में ईडी और सीबीआई के जरिए पार्टियां तोड़ी गई, सरकार गिराई गई, अमित शाह ने कहा कि साहब ये तो मास्टर स्ट्रोक है। गोदी मीडिया कह रहे थे कि साहब अमित शाह ने तो चाणक्य को फेल कर दिया है, पूरी पूरी सरकार गिरा दी। लेकिन अब मैं देख रहा हूं कि अमित शाह का ये जो ऑपरेशन, ये तो बूमरैंग करके, तो उल्टा उल्टा तीर मोदी जी के सीने पे आ गया है। फायदा फिर क्या हुआ अमित शाह का? अगर उसने पूरा का पूरा बीजेपी के प्रोस्पेक्ट्स को बर्बाद कर दिया, तो ये अमित शाह की कौन सा ऑपरेशन था? ये अमित शाह के इस ऑपरेशन को आप कैसे देखते हैं? मुझे लगता है अमित शाह जो है भारतीय जनता पार्टी के महाराष्ट्र के संदर्भ में देखें तो वो एक श्राप के रूप में आ गए हैं। वो इस तरीके से, जिस तरीके से उन्होंने राजनीति कर रहे हैं, जिस तरीके से उम्मीदवार बदल रहे हैं, मुंबई में उन्होंने मनोज कोटक की जगह एक नया उम्मीदवार लेके आए, गोपाल शेट्टी की जगह पीयूष गोयल को लेके आए, प्रमोद महाजन जिनको कि भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र में अपने कद्दावर नेता के रूप में मानते हैं। और भारतीय जनता पार्टी ऐसा नहीं है कि विरासत को या एक ऐसी पार्टी हो जो कि कृतज्ञता नहीं व्यक्त करती हो। उसमें उन्होंने सबसे पहले गोपीनाथ मुंडे की जो बेटी एमपी थी, उनकी जगह उनकी दूसरी बेटी को लाए, और पूनम महाजन जो कि एक प्रमोद महाजन की बेटी 2 बार जो कि संसद सदस्य रह चुकी है, उनकी जगह एक ऐसे उम्मीदवार को उन्होंने चुना है जिसके बारे में मैडम प्रेसिडेंट जो है, जिनके कहा जाता है, जो कमिश्नर जो थी पुणे की जो थी, उन्होंने अपनी किताब, मीरा बोरवणकर, उन्होंने अपनी किताब में लिखा कि हमने कसाब को कभी भी बिरयानी नहीं खिलाई, लेकिन इस हमारे वकील ने एक झूठा प्रचार, एक झूठी सहानुभूति प्रकट लेने के लिए ये कहा कि हमने वो रोज बिरयानी खाता था। तो जिस तरीके से जो अमित शाह है, उन्होंने, मैं तो यही कहूंगा कि अगर महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की लुटिया डूबती है तो उस लुटिया को डुबोने वाले अमित शाह होंगे, क्योंकि वो एक राजनीति को, महाराष्ट्र की अस्मिता को समझ नहीं पाए और ये दांव उनका उल्टा पड़ेगा। अनुराग जी, आपके अनुभव और आपकी बातें, उनको मैं काट तो सकता नहीं हूँ, पके हुए बाल हैं और एक ऐसा मतलब पारखी आंखें हैं आपकी। अगर आप कह रहे हैं कि अमित शाह शाप बन गए मोदी के लिए महाराष्ट्र में, आप कह रहे हैं कि उनके जो ऑपरेशन है उसने उल्टा बीजेपी को बर्बाद कर दिया, आप कह रहे हैं कि अगर अमित शाह का ऑपरेशन ना होता तो हो सकता है मोदी जी आज कुछ ज्यादा सीटें जीत रहे होते। ये एक आपने बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया है। सुधीर जी, एक चीज और अनुराग जी ने कही, उन्होंने कहा कि प्रमोद महाजन सबसे कद्दावर नेता, एक टाइम उनको कहा जाता था कि बीजेपी के स्ट्रक्चर को अगर किसी ने मजबूत किया है तो प्रमोद महाजन ने किया। प्रमोद महाजन की फंडिंग से, प्रमोद महाजन की स्ट्रेटजी से बीजेपी को एक सरकार मिली, ऐसा लोग कहते हैं। वो आर्किटेक्ट थे अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार का। अगर अडवाणी का रोल था तो प्रमोद महाजन का रोल था। और प्रमोद महाजन की लोग बताते हैं कि प्रमोद महाजन के समय में मोदी जी समय नहीं ले पाते थे। अमित शाह छोड़ दीजिए, मोदी को अपॉइंटमेंट नहीं मिलता था, इतना बड़ा कद था प्रमोद महाजन का। प्रमोद महाजन की बेटी का टिकट काट के क्या मैसेज दे रहे हैं बीजेपी को? क्या मैसेज दिया जा रहा है? जितने बड़े बड़े नेता थे उनके पर कतर के मोदी और शाह महाराष्ट्र की बीजेपी को क्या मैसेज दे रहे हैं? क्या बीजेपी के नेताओं में रोष है, असंतोष है, आपको दिख रहा है? दीपक जी, एक बीजेपी के कद्दावर नेता से मेरी दोपहर में बात हो रही थी, तो वो ये पूनम महाजन का टिकट कटना और बाकी जैसे मनोज कोटक हो, बाकी अनेक जो सिटिंग लोकसभा की एमपी, इनका टिकट कटना, वो कह रहा था कि मोदी जी 70 साल में तीसरी टर्म के लिए लोगों को वोट मांग रहे, लेकिन खुद के जो एमपी, जो यंग एमपी है, उनकी अभी करियर शुरू हो रही है, उनके लिए उन्होंने अग्निवीर स्कीम शुरू कर दी है। जो करियर शुरू होने से पहले उनको रिटायर कर रहे हैं। तो इसी वजह से मेरे ख्याल से जो यंग लोग हैं बीजेपी में, जो उनका करियर बनाना चाहते हैं पॉलिटिक्स में, मेरे ख्याल से उनके लिए भी एक बहुत ही गलत मैसेज भारतीय जनता पार्टी भेज रही है। और दूसरी बात कहना चाहता हूं, मेरे ख्याल से जिस तरह से प्रमोद महाजन और मोदी के जो रिश्ते रहे, तो वो भी एक बहम बात इसमें उभर के आती है कि पूनम महाजन का टिकट काट के क्या वो अपना जो पास जो पॉइंट है वो सेटल कर रहे हैं क्या? वो भी एक अहम बात इसमें है। पुराने बदले ले रहे। लास्ट क्वेश्चन अनुराग जी मैं आपसे पूछना चाहूंगा, समय हो रहा है।
आपको लगता है कि महाराष्ट्र का जो इस संग्राम है, जिस तरह से फंस गया, बहुत से क्वेश्चन है, मराठी वर्सेस गुजराती, आप कह सकते हैं अमित शाह का एक गलत ऑपरेशन, फिर जिस तरह से शिंदे और अजीत पवार को आगे बढ़ाया गया, बीजेपी के ओरिजिनल नेताओं को पीछे किया गया, बहुत से फैक्टर है जो हमने डिस्कस किए। फिर उद्धव ठाकरे और शरद पवार के लिए एक मराठी अस्मिता, एक मराठी सिंपैथी, सहानुभूति की लहर है, ये सारी चीजें हैं। आपको क्या लग रहा है कि अगर महाराष्ट्र में बीजेपी ने एक बहुत ही खराब प्रदर्शन किया, तो क्या महाराष्ट्र इस बार मोदी जी को सेहरा सर पर पहनाने की जगह क्या मोदी जी के रथ का पहिया रोकने जा रहा है? क्या मोदी जी के विजय का रथ का पहिया महाराष्ट्र रोकने जा रहा है? मुझे लगता है मोदी जी का रथ अंदर धंस गया है, 2 इंच कीचड़ में धंस गया है और उससे बाहर निकलना मुश्किल है। और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण ये 7 तारीख को जो चुनाव हो रहे हैं वो है, क्योंकि उस दिन जो है वो तय करेंगे कि हमारे महाराष्ट्र में की राजनीति की दिशा क्या होगी। ये जो दिशा है ये बहुत राजनीति को बदलने वाली है। और जो पश्चिम महाराष्ट्र का जो चुनाव है, जहाँ की शरद पवार का वर्चस्व है, कोंकण जहाँ पे कि उद्धव ठाकरे की परीक्षा है, ये दोनों इलाके जो है, आप समझिए कि 7 तारीख महाराष्ट्र की राजनीति के लिए निर्णायक होगी और उसी दिन सारा परिणाम उसी दिन आ जाएगा। उसमें आपको ज्यादा इंतजार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और सुधीर जी ने जैसे कहा, जैसे जैसे मोमेंटम बढ़ेगा राजनीति बदलती जाएगी और जब मुंबई आएगी तो मुंबई की राजनीति भी बदलेगी। सुधीर जी, आखिरी क्वेश्चन मैं बहुत संक्षेप में जवाब चाहूंगा। आपको लगता है कि अमित शाह के पास कोई ब्रह्मास्त्र अभी भी है, कोई ऐसा हथियार है जिसको चलकर वो बाजी अभी भी महाराष्ट्र की पलट सकते हैं, या अब टाइम ओवर हो चुका है? मेरे ख्याल से जिनके पास जितने पत्ते थे उन्होंने खोल दिए, उनके पास कोई पत्ता बचा नहीं है। और इसलिए कि जो पत्ते मेरे ख्याल से जो बचे थे वो शरद पवार और उद्धव ठाकरे के साथ बचे थे। शरद पवार ने जिस तरह से माड़ा में कैंडिडेट लेके आए, जिस तरह के सातारा में, जिस तरह से कोल्हापुर में कैंडिडेट लेके आए, सोलापुर में उन्होंने जो हाथ से बाजी निकल चुकी थी शरद पवार, ऐसे लग रहा था शरद पवार इज ओवर। जैसे देवेंद्र फडणवीस कहते हैं शरद पवार का एरा खत्म हो गया। जिस टाइम शरद पवार का एरा खत्म होता है, बीजेपी के लोग कहते हैं उसी टाइम शरद पवार का एरा शुरू हो जाता है। वही खासियत ये शरद पवार की राजनीति की है। आपने बड़ी बात कह दी। आपने कहा कि जिसका एरा खत्म हो रहा था उसने एक बहुत बम्पर शुरुआत की शरद पवार ने। दूसरी तरफ एक बड़ी बात और कही, अहम बात, कि अमित शाह के हाथ से जितने भी पत्ते थे वो चल चुके हैं, अब कुछ बचा नहीं। अब टाइम ऐसा लगता है ओवर हो चुका है। ये गेम जो है, ये जो चुनाव है, ये लॉक हो चुका है। जैसा कि अनुराग जी कह रहे हैं, 7 तारीख को पता लगेगा कि ऊंट किस करवट बैठता है। बहरहाल महाराष्ट्र से अच्छी खबर नहीं है, गुजरात लॉबी के लिए, मोदी जी के लिए अच्छी खबर नहीं है। आप दोनों लोग आए और सुधीर जी आपने भी वक्त दिया, अनुराग जी आपने वक्त दिया, बेबाकी से इस दौर में आप बात कर रहे हैं कैमरे के सामने। मैं आपको सैल्यूट करता हूं, आप दोनों को, आप लोग आए और थैंक यू सो मच। अपने दोस्तों की तरफ से मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा। महाराष्ट्र को बहुत सहजता से, महाराष्ट्र के बाहर के लोगों के लिए भी आपने समझाया। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। नमस्कार।